अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिकन एयरलाइन के एक जहाज़ में बैठे 140 मुसाफिरों ने टेक ऑफ के 15 ही मिनटों के बाद महसूस किया कि जहाज़ ने टेक ऑफ तो कर लिया है, लेकिन जहाज़ ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा, यानी जहाज़ ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पा रहा। अभी मुसाफिरों ने यह महसूस ही किया था कि अचानक जहाज़ के पायलट ने अनाउंसमेंट बेल बजाई, जिसके बाद पायलट ने जहाज़ में बैठे 140 मुसाफिरों को एक इंतहाई खौफनाक खबर से आगाह किया। दोस्तों, 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर बरबैंक में अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट जेट ब्लू 292 डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये दोपहर के 3 बज रहे थे और फ्लाइट को ठीक 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जहाज़ में 140 मुसाफिर बैठ चुके थे और एयरलाइन क्रू ने सारा सामान भी लोड कर दिया था। टेक ऑफ के लिए अगर इंतज़ार था तो सिर्फ कंट्रोल रूम के सिग्नल का। जैसे ही 3:15 हुए, जहाज़ के पायलट कैप्टन स्कॉट बर्ग को टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया और उसके ठीक 2 मिनट बाद यानी 3:17 पर जहाज़ ने बरबैंक एयरपोर्ट को अलविदा कर दिया। ना ही पायलट, ना ही क्रू और ना ही जहाज़ में बैठे 140 मुसाफिरों को इस बात का इल्म था कि थोड़ी ही देर बाद वो सब अपनी ज़िंदगी का खौफनाक मंजर देखने जा रहे हैं। जहाज़ को उड़ान भरे अभी 15 ही मिनट गुजरे थे कि तमाम मुसाफिरों ने महसूस किया कि जहाज़ ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पा रहा। इतने में कैप्टन स्कॉट ने जहाज़ में एक अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें सिर्फ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ये जानने के बाद तमाम मुसाफिरों के कान खड़े हो गए। किसी ने बोला कि जहाज़ का एक इंजन फेल हो गया है, तो कोई सोच रहा था कि शायद जहाज़ का इंजन मज़ीद ऊंचाई पर जाने की ताकत खो बैठा है। लेकिन असल मसला इससे भी ज़्यादा खौफनाक था। जहाज़ को उड़ान भरे आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक जहाज़ कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। इतने में पायलट ने एक बार फिर अनाउंसमेंट की और कहा कि हमें लैंडिंग गियर्स की जानिब से कुछ वार्निंग सिग्नल मिल रहे हैं। लेकिन कैसे वार्निंग सिग्नल, इसका अभी तक पायलट को भी इल्म नहीं था। लैंडिंग गियर्स जिनकी मदद से कोई भी जहाज़ लैंड करता है, इसमें आखिर क्या मसला था कि फ़्लाइट 292 का सिस्टम बार बार वार्निंग दे रहा था। ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट भी काफ़ी परेशान थे और इसी वजह से वो जहाज़ को ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं लेकर जा रहे थे। पायलट चाहता था कि किसी भी तरह उसको जहाज़ का लैंडिंग गियर दिख जाए ताकि पता चल सके कि आखिर ये मामला कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट ने फ़्लाइट 292 का रुख लॉन्ग बीच की तरफ मोड़ दिया और जहाज़ की ऊंचाई मज़ीद कम कर दी। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से जहाज़ के लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री में घुमा हुआ था। यानी अब ये तो तय था कि जहाज़ की लैंडिंग या तो क्रैश लैंडिंग होगी या फिर एमरजेंसी लैंडिंग। इस बुरी खबर को मिलने के बाद पायलट को कंट्रोल टावर से एक और बुरी खबर दी गई। जी हाँ, कंट्रोल टावर ने पायलट को बताया कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज़ चैनल्स ने भी फ़्लाइट 292 की लैंडिंग गियर की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है और अब ये मामला पूरे अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स पर लाइव दिखाया जा रहा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये न्यूज़ जहाज़ में बैठे मुसाफिर भी अपने अपने टीवी सेट पर देख सकते थे। अब जेट ब्लू को टेक ऑफ किए हुए 50 मिनट से भी ज़्यादा हो गए थे और जहाज़ मुसलसल कैलिफोर्निया के ऊपर ही गर्दिश कर रहा था। लैंडिंग गियर को सीधा करने का अब कोई रास्ता नहीं था। अगर इसी सूरत में जहाज़ को लैंड करवाने की कोशिश की गई तो फ्रिक्शन की वजह से पैदा होने वाली आग जहाज़ के विंग्स में मौजूद फ्यूल टैंक में भी आग भड़का सकती है और उसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते थे। हैरत अंगेज़ तौर पर उस वक्त जहाज़ के फ्यूल टैंक में जो फ्यूल मौजूद था उसका वज़न भी 140,000 kg था। यानी जहाज़ में मौजूद फ्यूल का वज़न 12 फैमिली कार्स के बराबर था। लिहाजा पहले पायलट ने जहाज़ का फ्यूल ख़त्म करने का फ़ैसला किया, जिसके लिए जहाज़ को मुसलसल 3 घंटे समुंदर के ऊपर घुमाया गया। अब जहाज़ में सिर्फ इतना फ्यूल बचा था कि जहाज़ मज़ीद सिर्फ आधा घंटा उड़ सकता था
اور یہ آخری آدھا گھنٹہ فلائٹ جیٹ بلو 292 اور اس میں بیٹھے 140 مسافروں کے لیے بہت اہم تھا۔ پائلٹ نے جہاز کو لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر کریش لینڈنگ کروانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ لاس اینجلس کا ایئرپورٹ ہی اس وقت سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ کیپٹن نے لاس اینجلس کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور ان کو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ دوسری طرف جہاز میں موجود مسافر جو ٹی وی سیٹ پر لائیو یہ مناظر دیکھ رہے تھے، ان کے ٹیلی ویژن سیٹس بھی کیپٹن نے بند کر دیے۔ اب جہاز کے اندر انتہائی جذباتی ماحول بن چکا تھا۔ ایک شخص نے یہ سارا منظر کیمرہ پر ریکارڈ کیا اور اپنی فیملی کے لیے ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کر لیا۔ جیٹ بلو 292 اب لاس اینجلس کے ریڈار پر آ چکا تھا اور ایئرپورٹ کرو نے جہاز کو بچانے کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ فائر ٹرک سے لے کر ایمبولینسز تک سب کچھ ریڈی تھا۔ ایئرپورٹ ٹاور نے آخری بار جہاز کے پائلٹ سے رابطہ کیا اور ان کو لینڈنگ کے لیے گرین سگنل دیا۔ سگنل ملتے ہی پائلٹ نے تمام مسافروں کو کریش پوزیشن میں بیٹھنے کا کہا۔ اس پوزیشن میں بیٹھنے سے فلیجن کے دوران کافی حد تک بچت کی جا سکتی ہے، جس کو بریس پوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ جہاز اب لاس اینجلس ایئرپورٹ کے رن وے تک پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ نے جہاز کے پہلے پچھلے لینڈنگ گیئرز کو رن وے سے ٹچ کروایا اور آہستہ آہستہ جہاز کی سپیڈ کم کی، اور آخرکار وہ گھڑی آ ہی گئی جب پائلٹ نے فرنٹ لینڈنگ گیئر کو رن وے سے ٹچ کروایا۔ لیکن وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ رن وے کو چھوتے ہی فرکشن سے جہاز کے لینڈنگ گیئر میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، اور وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اندر بیٹھے مسافروں نے بھی ٹھیک ٹھاک گرمائش محسوس کی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے ایک لمبی خاموشی ہو گئی اور جہاز خیر خیریت سے رک چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پائلٹ، کرو اور تمام مسافر اور پورا امریکہ جو اس منظر کو لائیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے سکون کا سانس لیا، اور اس کے بعد تمام مسافروں کو نیچے اتارا گیا۔ فرنٹ لینڈنگ گیئر اتنا زیادہ گھس چکا تھا کہ وہ آدھا رہ گیا تھا۔ انویسٹیگیشن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرنٹ لینڈنگ گیئر میں ایک لاک ہوتا ہے جو کہ وہیل کو گھومنے سے روکتا ہے۔ وہ لاک ٹوٹ چکا تھا، اور وہ لاک ٹوٹنے ہی کی وجہ سے لینڈنگ گیئر 90 ڈگری پر گھوم چکا تھا۔ خوش قسمتی اور پائلٹ کی مہارت کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔